हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज अपने कृषि विज्ञान में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मौसम एवं जलवायु, यानी कि मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस चैप्टर को अपने ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इससे कृषि पर्यवेक्षक जेड आईसीआर बीएचयू में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं मौसम एवं जलवायु। सबसे पहले मौसम एवं जलवायु। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट अपने पढ़ते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट सबसे पहले अपने देखते हैं मौसम क्या होता है। सबसे पहले अपने मौसम देखते हैं कि मौसम होता क्या है। मौसम क्या होता है? जो वायुमंडल की अल्पकालीन अवधि होती है, जो परिवर्तन होता है वायुमंडल में कुछ कम समय के लिए, उसको मौसम बोलते हैं। जैसे आपने बीकानेर की बात करते हैं कि बीकानेर का मौसम कैसा है। ठीक है, एक तो होगी जलवायु, एक होता है मौसम। तो बीकानेर का मौसम कैसा है? जैसे आज का मौसम किस प्रकार है? या तो अधिक गर्मी है, या अधिक सर्दी है, या वर्षा हो रही है, या आंधी आ रही है। इस प्रकार इसको मौसम बोलते हैं कि अल्पकालीन अवधि, कुछ कम समय के लिए जो बदलाव होते हैं वातावरण में, उसको मौसम बोलते हैं। यानी कि अपने बता सकते हैं कि वातावरण में वातावरण दशाओं का अल्पकालीन या कम समय के लिए अल्पकालीन परिवर्तन मौसम कहलाता है। ठीक है, वातावरणीय दशाओं का अल्पकालीन परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। जैसे सर्दी है, गर्मी है, वर्षा हो रही है, या आंधी आ रही है, या तापमान अधिक है, यानी प्रेजेंट जो कंडीशन होती है वो मौसम कहलाती है। फिर अपने बात करते हैं जलवायु की। मौसम में एक प्रश्न पूछा जाता है, ये किस भाषा का शब्द है? तो भाषा की यदि बात करें तो मौसम अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है। ये ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मौसम किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अपने अब देखते हैं जलवायु। जलवायु क्या होती है कि मौसम जो होता है उसका लंबे समय से दीर्घकालीन उसका जो औसत होता है उसको जलवायु कहते हैं। यानी कि जैसे मौसम परिवर्तन होता रहता है, उसका दीर्घकालीन, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 31 वर्षों का अनुपात जो औसत होता है उसको जलवायु कहते हैं। यानी कि दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का औसत ये कुछ वैज्ञानिक इसकी जो सीमा मानते हैं वो 31 वर्ष मानते हैं। यानी कि 31 वर्षों का जो मौसम होता है उसका जो औसत होता है उसको जलवायु कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं होता। जैसे मैंने आपको मौसम में बताया था कि बीकानेर का मौसम कैसा है, या तो तापमान अधिक है, या वर्षा हो रही है, या आंधी आ रही है, या गर्मी अधिक है, या सर्दी अधिक है, या हवा चल रही है। इस प्रकार ये मौसम होता है। ये एक पर्टिकुलर एरियाज का नहीं होता, छोटे से एरिया का नहीं होता। जैसे राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु अर्ध शुष्क है या शुष्क है। जो
ये जलवायु होती है। ठीक है, तो ये बड़े एरियाज के लिए जलवायु का प्रयोग करते हैं। अब अपने चलते हैं इससे आगे, इससे संबंधित कुछ संस्थान है उनका अपने जिक्र करते हैं कि कौन कौन से मौसम विज्ञान से संबंधित संस्थान है। ठीक है, मौसम विज्ञान से संबंधित संस्थान, हेडिंग डालिए मौसम विज्ञान से संबंधित संस्थान। कुछ संस्थान है जो मौसम विज्ञान से संबंधित है, उनकी चर्चा अपने करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा संस्थान है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखते हैं WMO। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है जेट में कि WMO कहाँ स्थित है। ICAR में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि WMO कहाँ स्थित है। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये कहां पे है? जिनेवा। जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में भी याद रखना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये है विश्व स्तर पर मौसम विभाग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखते हैं IMD। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना पूछी जाती है इसकी, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी हैदराबाद में। हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में उसे पुणे महाराष्ट्र में स्थापित कर दिया गया। कहां पे किया गया? पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, अब कई किताबों में लिखा हुआ है कि IMD कहां पे है? IMD है पुणे महाराष्ट्र। कई किताबों, बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है, परंतु वर्तमान में इसे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में ये कहां पे है? नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ है? नई दिल्ली। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि IMD कहाँ पे है, तो IMD पुणे महाराष्ट्र में पहले था, वर्तमान में ये नई दिल्ली में है। तो आपको आंसर करना है नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद में अपने इससे मौसम विज्ञान से संबंधित एक और संस्थान है IAMD। सेम ही है इंडियन, यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। ये क्या है कि IMD है जो सिर्फ कृषि से संबंधित मौसम की गणना नहीं करता, ये सभी प्रकार की मौसम की गणना करता है। चक्रवात है, तूफान है, आंधी है, सभी प्रकार के मौसम की गणना करता है। जो IAMD है, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो केवल मौसम से संबंधित और फसलों से संबंधित, कृषि से संबंधित मौसम की खोजबीन करता है। उसके बाद में अपने एक और संस्थान है NRWF। ठीक है, NC, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेशनल लिख लो, नेशनल
नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पे, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग ये कहां पे है? ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, ये क्या है कि मीडियम रेंज का जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, क्या होता है वेदर फोरकास्टिंग? मौसम की भविष्यवाणी करना या मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान जो लगाया जाता है, उसका नेशनल सेंटर है वो नई दिल्ली में है। वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? मौसम का पूर्वानुमान, यानी कि अब से आने वाले मौसम की भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना कि आने वाला मौसम कैसा हो सकता है, उसे वेदर फोरकास्टिंग या मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे आगे देखते हैं कि मौसम विज्ञान से संबंधित जो उपकरण है, कुछ यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है जो मौसम विज्ञान से संबंधित है या मौसम विज्ञान में उनका रोल है, काम में लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है, ये नोट कर लेना, ये पक्का आईसीआर में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, कार्सी प्रवेशक में भी काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। एनीमोमीटर, जो एनीमोमीटर है वो किस काम आता है? एनीमोमीटर, फिर है बैरोमीटर, बैरोमीटर, फिर है विंड वैन, फिर है थर्मामीटर, थर्मामीटर, फिर है टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर, फिर है लाइसीमीटर, लाइसीमीटर, फिर 7 नंबर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ध्यान देना हाइग्रो और हाइड्रो अलग अलग है दोनों, फिर क्रव कार्ड, क्रव कार्ड, और 10 नंबर रेन गेज। ठीक है, अब अपने एक एक की चर्चा करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा यंत्र है, किसके काम में लिया जाता है। तो अपने सबसे पहले देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किसके काम में लिया जाता है? एनीमोमीटर है वो वायु की गति को, वायु की गति को मापने के लिए काम में लिया जाता है। वायु की गति, ठीक है, वायु की गति को मापने के काम में लिया जाता है। एनीमोमीटर है वो किस काम आता है? वायु की गति को मापने के लिए काम लिया जाता है। फिर आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर किस काम में लिया जाता है? वायु की दाब को, वायु के दाब को, वायु दाब, वायु दाब को, वायु दाब को मापने के लिए किसके काम लिया जाता है? वायु दाब को मापने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है विंड वैन। विंड वैन होता है वो वायु की दिशा, दिशा को ज्ञात करने के लिए किया। अब वायु की दिशा कौन सी है, किस दिशा से वायु आ रही है, किस दिशा में वायु जा रही है, इसका अवलोकन करने के लिए विंड वैन का उपयोग किया जाता है। विंड वैन क्या होता है कि इस प्रकार का एक यंत्र होता है, इस प्रकार से एक यंत्र बना होता है जिसपे एक तीर लगा रहता है। ठीक है, एक तीर लगा रहता है इस प्रकार से, और ये इसका पूंछ वाला भाग होता है। ठीक है, ये तीर देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, ये इस प्रकार से ये विंड वैन होता है। ठीक है, तो जैसे ये तीर की दिशा होती है, ये तीर की दिशा होती है, उस दिशा से क्या होती है? हवा आ रही होती है, और जिस दिशा से पूंछ का भाग होता है उस दिशा में हवा का गमन होता है। यानी कि यदि इस प्रकार से एरो अपने को दिख रहा है तो पूर्व दिशा से हवा आ रही है और पश्चिम दिशा की ओर हवा जा रही है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं
कि थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है कि तापमापी, तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाता है। थर्मामीटर होता है वो स्टीवेंसन स्क्रीन में लगा रहता है। कौन सी स्क्रीन में लगा रहता है? स्टीवेंसन स्क्रीन, स्टीवेंसन स्क्रीन। ये याद रखना, ये आईसीआर में 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है। स्टीवेंसन स्क्रीन किस काम आती है? तो तापमापी को रखने के लिए काम आती है। तापमापी रखे होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि 2 तापमापी रखे होते हैं, 2 प्रकार के तापमापी रखे थे, जो कि अधिकतम तापमान यानी कि दिन में जितना मैक्सिमम तापमान होता है उसको ज्ञात करता है। एक होता है न्यूनतम तापमान, यानी कि दिन में कम से कम तापमान कितना था और अधिक से अधिक तापमान कितना था। इसके लिए 2 थर्मामीटर लगे रहते हैं। तो इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो अधिकतम तापमापी होता है, यानी कि अधिकतम तापमापी, जो अधिकतम तापमापी होता है उसमें क्या भरा रहता है? अधिकतम तापमापी क्या होता है? गर्म होता है। और गर्म क्या होता है कि जब किसी को गुस्सा आता है, अपने बोलते हैं ना पारा हाई हो गया, उस प्रकार से उसमें अधिक, उसमें गर्मी आ जाती है। तो उसमें अधिकतम तापमापी में क्या होता है कि पारा भरा रहता है, मरकरी, ठीक है। और उसके बाद में न्यूनतम जो तापमापी होता है, न्यूनतम तापमापी में एल्कोहल भरने के बाद में बंदा शांत हो जाता है ना, उस प्रकार से उसमें न्यूनतम तापमापी में एल्कोहल भरा हुआ रहता है। अब इसमें पूछा जाता है कि दिन में अधिकतम तापमान कब होता है? अधिकतम तापमान दोपहर के 2 बजे होता है। दोपहर के 2 बजे होता है, ध्यान रखना, दोपहर के 2 बजे। और न्यूनतम तापमान कब होता है? सुबह 2 बजे होता है, ठीक है, सुबह 2 बजे होता है। या इसको अपने लिख सकते हैं, ठीक है, सुबह के 2 बजे न्यूनतम तापमान होता है, दोपहर के 2 बजे अधिकतम तापमान होता है। फिर नेक्स्ट अपने चर्चा कर देंगे टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर क्या होता है? मर्दा तनाव ज्ञात करने के लिए काम आता है। फिर आता है लाइसीमीटर। लाइसीमीटर क्या होता है? मर्दा में नमी ज्ञात करने के लिए, मर्दा में नमी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। फिर आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किस काम आता है? एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। इनमें कंफ्यूजन मत होना कि हाइग्रोमीटर किस काम आता है और हाइड्रोमीटर किस काम आता है। तो हाइग्रोमीटर है जो वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रो मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता किस काम आता है? हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। और फिर आता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रो आपको बता दिया। फिर आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है वायु का जल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, जल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रो। कितने नंबर है? 8 नंबर। हाइड्रोमीटर किस काम आता है? जल का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? जल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का अपने उपयोग करते हैं। इसके बाद में आता है क्रव कार्ड, 9 नंबर क्रव कार्ड। और 10 नंबर है रेन गेज। क्रव कार्ड क्या होता है कि सूर्य से आने वाली रोशनी या चमक, इसको ज्ञात करते हैं, चमक को ज्ञात करते हैं कि सूर्य आज दिन में, पूरे दिन में कितने टाइम चमका और कितना चमका, ठीक है। उसके बाद में रेन गेज। रेन यानी वर्षा, गेज यानी अनुमान, वर्षा मापी। ये क्या काम आता है? वर्षा को मापने के काम आता है, ठीक है। समझ में आ गया कि कौन कौन सा मित्र है वो किस काम आता है। सबसे पहले एनीमोमीटर। एनीमोमीटर है वो वायु का गति मापने के लिए। फिर होता है बैरोमीटर, वायु दाब मापने के लिए। फिर होता है विंड वैन, वायु की दिशा मापने के लिए। फिर होता है टेंशियोमीटर, मृदा तनाव ज्ञात करने के लिए। फिर होता है लाइसीमीटर, मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए। हाइड्रोमीटर, अपेक्षित घनत्व, जल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। एक होता है लेक्टोमीटर, ये एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे अपने, लेक्टोमीटर।
वो क्या होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। क्या होता है एटमॉस्फेयर, जानते हैं आप एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर नाम सुना है आपने कभी? चलिए अपने चर्चा करते हैं एटमॉस्फेयर की या वायुमंडल। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, आपने लिखते हैं यहां पे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। क्या होता है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर? अपने चारों ओर का जो वातावरण होता है, रंगहीन गंधहीन, जिसमें गैसें पाई जाती है, वो वायुमंडल होता है। अपने जो चारों ओर है जो भी है उसको वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो भी जितना भी सराउंडेड एरिया है उसको वायुमंडल बोलते हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बोला कि ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका जो 99% भाग है, यानी कि जो गैसें हैं कुछ भी है वायुमंडल में जो भी है, वो 99% भाग वो है 40 किलोमीटर तक है। तो वो 40 किलोमीटर तक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये 99% भाग है जो 40 किलोमीटर तक पाया जाता है। फिर अपने परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। अपने चारों ओर रंगहीन गंधहीन, यानी कि जो दिखाई नहीं देते, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, बदबू या सुगंध नहीं है, रंगहीन गंधहीन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रण जो पाया जाता है उसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? कुछ वैज्ञानिक, अब अपने वो दोनों लाइन लिख देते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर मानते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक इसकी ऊंचाई है जो 1600 किलोमीटर मानते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों को मानना है वायुमंडल का 99% भाग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि जो 99% भाग है वो 40 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, और जो 1% है वो 40 से 1600 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, अब इसका डिवाइडेशन किया गया है, क्या कुछ पार्टीशन किया गया है, किसके आधार पर किया गया वो पूछते हैं। वायुमंडल का पार्टीशन तापमान की लेयर के आधार पर, तापमान के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो अपने देखते हैं इसको क्या 4 भागों में बांटा गया है तापमान के आधार पर। ठीक है, वायुमंडल को तापमान के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो अपने सबसे पहला देखते हैं क्षोभ मंडल, या इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में देखना साथ में, 1 नंबर आता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर? ठीक है, इसकी अपने चर्चा करेंगे। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? तो क्षोभ मंडल क्या होता है कि धरातल का या वायुमंडल का सबसे निचला जो भाग होता है, सबसे नीचे का भाग, वो होता है क्षोभ मंडल। यानी कि वायुमंडल की जो परत होती है, इस प्रकार मान लो ये 1600 किलोमीटर, अपने इस डायग्राम से समझेंगे कि ये वायुमंडल है, ये क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, ये डिब्बा है जो वायुमंडल है। इसके बाद में जो ये 4 भाग कर दी, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 डिवाइडेशन कर दिया, ये है वायुमंडल। लिख देते हैं चित्र किसका, ये वायुमंडल का।
किसका? ये वायुमंडल का या एटमॉस्फेयर का। सबसे नीचे का जो परत होता है वो होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसको इंग्लिश में जरूर याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे निचला मंडल कौन सा है, तो ये क्षोभ मंडल ऑप्शन मैंने देखे सीधा देता है ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद में अपने आता है समताप मंडल, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल या मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर। ठीक है। उसके बाद में आता है बाह्य मंडल या आयनोस्फेयर या आयनोस्फेयर। ठीक है, ये 4 मंडल है। अब इससे अपने समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो अपने डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये धरातल है, ये क्या है? धरातल है, धरातल। तो ये जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर है, इसमें सबसे पहले अपने क्या देखेंगे कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और इसकी ऊंचाई है जो 8 से 18 किलोमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 से 18 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर या धरातल से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। कुछ बुक्स में 8 से 18 किलोमीटर लिखी है, यानी कि इक्वेटर से जब इसकी ऊंचाई लेते हैं तो इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर होती है, या भूमि के मध्य भाग से लेते हैं तो इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसके बाद में इसमें क्या पाया जाता है? देखो ये धरातल का सबसे नीचे वाला भाग है। इसमें क्या पाया जाता है कि जो जीव जंतु, जीव जंतु, मनुष्य, जो भी घर गृहस्थी है इसमें होता है, क्योंकि वो धरातल पे होता है और ये धरातल से स्टार्ट होता है, तो सब कुछ इसमें होता है। मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं ये यहां पे लिखते हैं अपने मौसम संबंधी, मौसम संबंधी परिवर्तन। मौसम संबंधी परिवर्तन कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं ये क्या होता है कि वायुमंडल का 3/4 भाग होता है। मैंने बताया था ना आपको, ये 40 किलोमीटर तक होता है, जो 99% भाग आ जाता है। तो ये वायुमंडल का 3/4 भाग होता है, 3/4 भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि तापमान के अंतर के आधार पर इसको डिवाइडेशन किया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान में लिख लेते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में एक नियत यानी कि फिक्स गिरावट आती है, गिरावट आती है। अब तापमान में एक फिक्स गिरावट आती है तो वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया लैप्स रेट या ह्रास दर या लैप्स रेट। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? ह्रास दर या लैप्स रेट। ये 1 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे अपने तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम हो जाएगी। अपने नेक्स्ट देखते हैं समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर देखते हैं। ये ऊंचाई मैं उधर लिख देता हूं, यहां से साफ कर दी। जो इसकी ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। फिर हो गया 2 नंबर समतापमंडल, समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्या होता है? अब देखो ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है, ये है समतापमंडल। ऐसा तो है नहीं क्षोभ मंडल अचानक से खत्म हुआ और हाथों समतापमंडल स्टार्ट हो गया, तो उसमें कुछ दूरियां तो होगी। तो देखते हैं कि बीच में ये दोनों का कुछ मिक्स रूप होता है, ये दोनों का क्या होता है? मिक्स रूप होता है। इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो समतापमंडल और क्षोभ मंडल और समतापमंडल के जो दोनों के मध्य भाग में जो होता है, इनका मिश्रण होता है, उसको ट्रोपोपोज कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है। समतापमंडल की ऊंचाई 18 से 40 या 50 किलोमीटर, कुछ बुक्स में 40 किलोमीटर, कुछ बुक में 50 किलोमीटर लिखी हुई है, तो इसकी ऊंचाई होती है जो 18 से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, आपने याद रखना है 18 से 40 किलोमीटर होती है, ठीक है, 18 से 40 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। क्योंकि देखो कुछ वैज्ञानिक है जो इसके मिश्रण को, जो मैंने बताया था ना, क्षोभमंडल और समतापमंडल दोनों के बीच का भाग होता है, उसकी ऊंचाई को कुछ वैज्ञानिक मान लेते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको ऊपर वाले में जोड़ लेते हैं, कुछ वाले नीचे वाले में जोड़ लेते हैं। तो ये इसकी लंबाई है जो 18 से 40 किलोमीटर होती है। और इसके अंदर इसकी क्या और खास विशेषता है कि इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है। समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत होती है O3 गैस का आवरण। आपने सुना होगा कि O3 गैस का आवरण पाया जाता है, वो अपने को ध्यान रखना है कि कौन से मंडल में होता है, तो वो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई होती है, वो होती है 20 से 30 किलोमीटर। यहाँ इसकी सांद्रता होती है वो सबसे अधिक होती है, O3 की सांद्रता होती है वो 20 से 30 किलोमीटर में सबसे अधिक होती है। O3 गैस का, ओजोन गैस का अपने काम क्या है, यदि अपने बात करें कि ओजोन गैस क्यों होती है, इसका काम क्या है, वो ओजोन गैस का काम ये है कि जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, तो वो ओजोन गैस को पार नहीं कर पाती, वो ऊपर ही रह जाती है। उससे क्या है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से आंखों के संबंधित या चर्म रोग होते हैं, या खाज खुजली, ऐसे चमड़ी के रोग हो जाते हैं, या आंखों से संबंधित रोग होते हैं, इसलिए ये ओजोन गैस पाई जाती है और इसका आवरण होता है, जिस वजह से पराबैंगनी किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। तो पोल्यूशन के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और जो अपने एयर कंडीशनर से, एसी से और फ्रिज से क्या होती है, जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा ओजोन गैस को हानि पहुंचती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इनकी सांद्रता वहां कम हो जाती है, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें उसकी सांद्रता कम हो जाती है, उस एरिया से कुछ यूवी रेज धरती तक पहुंचती है, जिसके कारण आंखों से संबंधित या चर्म रोग होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, मनुष्य पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इसमें वायुमंडलीय जो परिवर्तन होते हैं, वायुमंडल से संबंधित कोई भी परिवर्तन होते हैं, वो इसमें नहीं होते हैं, वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होते। एक अपने यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, इस मंडल में वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होते हैं। अब यदि आपसे पूछे कि बादल कौन से बनते हैं, तो मौसम संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं वो किस में होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। तो बादल भी है जो क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है, बादल क्षोभ मंडल में होते हैं। वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होते, यानी कि बादल वगैरह सब नीचे रहेगा, आंधी तूफान नीचे हो गया, उसमें वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होते। तो जो विमान गति बढ़ते हैं, जो एरोप्लेन उड़ते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, यहाँ इस मंडल में। डायग्राम अच्छा नहीं बना, तो एरोप्लेन है जो इस मंडल में उड़ते हैं, एरोप्लेन है, विमान है जो इस मंडल में उड़ते हैं। इसके बाद में अपनी चर्चा करेंगे नेक्स्ट मंडल, मध्य मंडल की, ठीक है। मध्य मंडल में क्या है, ये देखो मध्य मंडल, सॉरी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में कुछ पार्ट इन दोनों का मिश्रण होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि समताप मंडल की ऊंचाई होती है जो 40 से 45 से 80 से जो 50 से, इसकी ऊंचाई मध्य मंडल या मेसोस्फीयर, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर या 40 से 80 किलोमीटर, ठीक है, 40 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है मध्य मंडल की।
और मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। यदि ऊंचाई पे जाएंगे अपने, तापमान में क्या होगी, तापमान में गिरावट आएगी। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, तापमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि बाह्य मंडल स्टार्ट हो जाता है। मध्य मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, मध्य मंडल और बाह्य मंडल का जो मिश्रण होता है, मेसोपोज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, जो मेसोपोज, क्या बोला जाता है, मेसोपोज बोला जाता है। अब अपने चलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल की ओर। इसमें तापमान के साथ ऊंचाई के साथ, ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई और तापमान में क्या होगा, गिरावट होगी। तापमान ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होगा। फिर अपने देखते हैं बाह्य मंडल या आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर क्या होता है, सबसे ऊपर का मंडल होता है, यानी कि 80 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई क्या होती है, 80 से 1600 किलोमीटर, यानी कंप्लीट इसका होता है। इसके बाद में देखते हैं कि हल्की गैसें होती है। क्या होता है, हल्की गैसें होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और इस प्रकार के क्लोरीन, फ्लोरीन, ये इसमें गैसें पाई जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि ये ऊपर का स्वतंत्र वायुमंडल होता है। सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट जो भी होते हैं इसी मंडल में छोड़े जाते हैं, इसी मंडल में, यानी कि आयनोस्फीयर या बाह्य मंडल में सैटेलाइट होते हैं। कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं, ये प्रश्न काफी बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है कि सैटेलाइट कौन से मंडल में छोड़े जाते हैं, तो सैटेलाइट है जो बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। ठीक है, और अपने बात करें तो इसमें यदि ऊपर की ओर जाएंगे, तापमान में क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। ठीक है, इसमें ऊपर की ओर जाएंगे, तापमान में कमी आएगी। एक बार अपने ये देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी चर्चा जो अपने नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। सबसे पहले अपने देखा मौसम क्या होता है। मौसम होता है कि अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती है, उनका परिवर्तन होता है, उसको मौसम कहते हैं। उसके बाद में अपने बात की थी जलवायु क्या होता है। जलवायु क्या होता है कि मौसम का निरंतर चेंज होना, उनका क्या है कि दीर्घकालीन जो औसत होता है उसको जलवायु बोलते हैं, और ये ब्रॉड लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होती है। उसके बाद में अपने इससे संबंधित संस्थान किए थे, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो कहाँ पे है, फिलहाल न्यू दिल्ली में। ध्यान रखना, फिलहाल न्यू दिल्ली में, पुणे महाराष्ट्र में हुआ करता था। ठीक है, IAMD न्यू दिल्ली में, NRWR नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, NRW वेदर फोरकास्टिंग FS। ठीक है, WS। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित उपकरण कौन कौन से होते हैं। उपकरण कौन कौन से होते हैं, एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की गति को मापने के लिए होता है। फिर होता है बैरोमीटर क्या होता है, वायु की दाब को मापने के लिए होता है। फिर होता है विंड वेन, हवा की दिशा को मापने के लिए होता है। टेंशियोमीटर, मृदा में नमी को तनाव को मापने के लिए होता है। फिर होता है विंड वेन बता दिया। फिर होता है क्रव कार्ड, सूर्य की रोशनी को मापने के लिए होता है। फिर होता है रेन गेज, वर्षा को मापने के लिए होता है। थर्मामीटर होता है जो तापमान मापने के लिए होता है। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम में पारा भरा रहता है और 2 बजे होता है अधिकतम तापमान। फिर होता है अपने न्यूनतम तापमान, वो होता है सुबह के 2 बजे और उसमें अल्कोहल भरा रहता है। उसके बाद में अपने चर्चा करी थी कि वायुमंडल क्या होता है या एटमॉस्फेयर क्या होता है। अपने जो चारों ओर का वातावरण होता है उसको वायुमंडल बोला जाता है। इसके बाद में आपने चर्चा की थी, इसको 4 प्रकार के बांटा गया है। किसके आधार पर, तापमान में परिवर्तन के आधार पर इसकी 4 लेयर बांटे गई है। सबसे पहले है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर, इनकी ऊंचाइयां आपने बता दी थी। 8 से 18 किलोमीटर होती है, 18 से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर होती है, 50 से 80 होती है, 80 से 1600 किलोमीटर होती है। इसमें 1/4 भाग पाया जाता है इसका
3/4 भाग पाया जाता है। और उसके बाद में समतापमंडल में एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, और ऊंचाई के साथ मेजोस्फीयर में क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, समतापमंडल में ओजोन लेयर होती है। तो जेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि ओजोन परत है किस में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर या समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। उसके बाद में सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। थैंक यू। बाकी अपनी चर्चा है जो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू सो मच।